Friends, in this video we are going to understand the entire valuation of goodwill concept. हम एक सम करेंगे जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से हर तरह के गुडविल वैल्यूएशन, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट हो, सुपर प्रॉफिट हो, कैपिटलाइजेशन हो, सब कुछ समझ लेंगे. बट बिफोर वी गो फॉर द गुडविल वैल्यूएशन, सबसे पहले अपने को क्लियर होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट हमको कैसे फाइंड करना है. सो एवरेज प्रॉफिट हमको फाइंड करने के लिए जो भी उसके अंदर करेक्शन है वो सब क्लियर करके हमको फ्यूचर में जो मेंटेन होने वाला है वो प्रॉफिट निकालने वाला होता है. इसलिए बिफोर आई गो फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कंसेप्ट ऑफ हाउ टू फाइंड आउट द एक्चुअल प्रॉफिट. ठीक है. सो यह क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द वर्कशीट है जिसके अंदर मुझे 5 साल का प्रॉफिट दिया गया है. सो पहले वो मैं लिख लेता हूं. 2015 प्रॉफिट इज 1,25,000. 2016 profit is 1,40,000. 2017 profit is 1,20,000. 2018 profit is 55,000 and 2019 profit is 2,57,000. और फिर इस प्रॉफिट के अंदर अलग अलग एडजस्टमेंट दिए हुए हैं. तो बिफोर आई गो फॉर द एक्चुअल वैल्यूएशन, मुझे प्रॉफिट के एडजस्टमेंट अच्छे से समझ में आना जरूरी है. सो पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है या हर साल का करेक्टेड प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है वो समझ लेते हैं. फिर गुडविल की हम तीनों वैल्यूएशन मेथड सीख लेंगे. सो फर्स्ट आई एम फोकसिंग ऑन दिस, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अब इसके अंदर 3 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं. एडजस्टमेंट नंबर 1, a second-hand machine was purchased for 5 lakh on 1st July 2017 and rupees 1 lakh was spent to make it operational. Rupees 1 lakh was wrongly debited to repair account. Machine is depreciated 20% by written down value method. In short, 1 लाख रुपए का मैंने एसेट खरीदा जिसको मैंने रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिया. कब? 1st जुलाई 2017. तो 2017 तो 31 मार्च को एंड हो जाएगा. तो 1st जुलाई 2017 विल कम इन 2018. ये ईयर वाइज संभालना बहुत जरूरी है. 1st जुलाई 2017 विल कम इन ईयर 17-18 इसके अंदर आएगी. क्लियर है. अब 1 लाख रुपए का एसेट खरीदा जिसको मैंने रिपेयर में रख दिया. अब अगर मैं रिवर्स करने जाऊंगा तो इस साल का 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. खर्चा मैंने लिख दिया था, उसको रिवर्स किया. सो आई राइट रिवर्स एक्सपेंसेस. जो एक्सपेंस नहीं है उसको मैंने रिवर्स करके उतना मेरा प्रॉफिट बढ़ गया. फिर क्वेश्चन में बोला है 20% रिटर्न डाउन वैल्यू के साथ डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है. अभी एक्सपेंस नहीं रहा और ये मेरी क्या हो गई? एसेट. एसेट हो गई तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा. सो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करूंगा तो क्या होगा? 1 लाख का 20% होगा. सॉरी 1 लाख का 10% है, 20% है, 20,000 होगा. बट 1st जुलाई को खरीदा था तो डेप्रिसिएशन हमको 9 मंथ्स का ही कैलकुलेट करना है. सो इट विल बी 15,000 नेगेटिव. क्लियर है. अब साइड पे अगर वर्किंग करूं तो 1 लाख की मशीन थी, 15,000 9 महीने का डेप्रिसिएशन चला गया, 85,000 बचा. तो सेकेंड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 18 का 20%, 17,000. क्लियर है. इसकी कंटिन्यूस इफेक्ट रहेगी. इस साल में एसेट हुई तो इस साल में डेप्रिसिएशन आया, तो नेक्स्ट ईयर में मैंने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं किया होगा तो नेक्स्ट ईयर में से भी डेप्रिसिएशन माइनस. क्लियर है. करेक्शन किया तो आने वाले हर साल के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा. ठीक है. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो हर सम में आता है. सेकेंड एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 31st मार्च वॉज अंडर वैल्यूड बाई 5,000. क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया कब? 2018 में. तब उसको क्या करना पड़ेगा? वापस इंक्रीज करना पड़ेगा. तो अंडर वैल्यू से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ाऊंगा. क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा. दैट्स अ फंडामेंटल. क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्ट कनेक्शन है. इफ क्लोजिंग स्टॉक विल इंक्रीज, प्रॉफिट विल इंक्रीज. क्लोजिंग स्टॉक विल डिक्रीज, प्रॉफिट विल डिक्रीज. बराबर है. सो क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जिस साल का है उसका डायरेक्ट कनेक्शन है नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक के साथ.
तो 2008 का क्लोजिंग स्टॉक मैंने और अंडर वैल्यू किया, तो 2019 का ओपनिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यू होगा, बट अंडर वैल्यू है तो एग्जैक्टली इसका आंसर इफेक्ट क्या हो जाएगी, रिवर्स। 2018 का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, 2000 का प्रॉफिट डिक्रीज होगा। क्यों? यहां पे क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट भी इंक्रीज। 2019 में ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज करूंगा, ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट का रिवर्स कनेक्शन है। ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट को क्या करूंगा, डिक्रीज। क्लियर है? एंड देन फाइनली दिस इज ओपनिंग स्टॉक। Then finally last comes up is remuneration to partner were to be considered as charge against profit. Remuneration is 20,000 per annum for each partner. हर पार्टनर को 20,000 रेम्यूनरेशन देना है एवरी ईयर। तो हर पार्टनर को रेम्यूनरेशन दूंगा। तो यहां पे दो पार्टनर है तो दोनों पार्टनर का रेम्यूनरेशन होगा 20,000 ईच। सो हर साल में से माइनस करूंगा। मैं चाहूं तो हर साल में से माइनस नहीं करके डायरेक्टली एवरेज में से एक साल भी माइनस कर सकता हूं, बट यहां पे मैं हर साल में से माइनस कर रहा हूं। सो दीज आर द मैक्सिमम एडजस्टमेंट दैट कुड कम। सो देन आई विल फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर 125 माइनस 40, इट कम्स टू 85। सेकेंड ईयर का आएगा 140 माइनस 40 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 लाख। 1 लाख में जाएगा तो कितना आ जाएगा, 80,000। थर्ड ईयर का मैं निकालूंगा तो आ जाएगा 1,45,000 और लास्ट ईयर का हो जाएगा 2,35,000। सो पहले हमको कभी भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सम आएगा तो उसमें एवरेज प्रॉफिट के अंदर कोई भी एडजस्टमेंट दिया हो तो ये मेजर 3 यही एडजस्टमेंट आते हैं। अगर ये एडजस्टमेंट मेरे क्लियर है तो सबसे पहले मैं कहां पहुंचूंगा, उसका करेक्टेड प्रॉफिट। दिस इज करेक्टेड प्रॉफिट। करेक्टेड प्रॉफिट है। अब इस करेक्टेड प्रॉफिट को यूज करके जो भी एग्जाम में मेथड पूछी है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट, उसका मैं कैलकुलेशन करूंगा। सो अब हम समझते हैं इस एक ही सम में अलग अलग गुडविल की वैल्यूएशन मेथड। सबसे पहले मेथड आती है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए मुझे क्या कीजिए, पहले करेक्टेड प्रॉफिट आ गया और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट जो प्रॉफिट है उसी को ले लेंगे। तो करेक्टेड प्रॉफिट का मैंने टोटल किया, इसका टोटल किया तो आ रहा है 6,45,000। अब एवरेज प्रॉफिट मैं क्वेश्चन यहां क्रिएट कर रहा हूं। गुडविल के अंदर बोला है गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये जो वर्कशीट में सम है उसके अंदर सिर्फ यहीं तक है। मैं आगे कर रहा हूं, इसमें तीनों मेथड एक ही सम में समझा रहा हूं। सबसे पहले कौन सी मेथड है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए मुझे एवरेज चाहिए तो मैंने क्या निकाला, टोटल डिवाइड बाय 5। सो माय आंसर कम्स टू 1,29,000 इज द एवरेज प्रॉफिट। ये मेरी पहली मेथड। सो एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल इज 2 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट, तो 129 को इंटू 2 कर दूंगा तो 240 और ये हो जाएगा 240 और 18, 2,58,000 इज द गुडविल ऑफ द फर्म बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर है, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड आती है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या करूंगा, पहले उसी फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड into normal rate of return, and what I get is super profit. This is my method number 2, super profit method. So average profit हम ऑलरेडी क्वेश्चन ढूंढ चुके हैं, 1,29,000। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मैं कैपिटल एम्प्लॉयड अज्यूम कर रहा हूं। अगेन मैं क्वेश्चन यहां पे क्रिएट कर रहा हूं। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड अज्यूम की है 10 lakhs एंड एवरेज प्रॉफिट इज 10%, सो 10/100।
So capital employed normal rate of return 10 lakh into 10 by 100. So my normal profit comes up to 1 lakh. So now the answer is positive. फिर बोला है गुडविल इज 2 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इनटू क्या करूंगा 2, so 58,000 इज द गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। ये आंसर अगर नेगेटिव में आता तो मेरी सुपर प्रॉफिट नहीं होता। अब टेक्निकल समझना बहुत लॉजिकल है। एवरेज प्रॉफिट मतलब मैं कितना कमाता हूं, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब मेरे जितना इन्वेस्ट करके लोग कितना कमाते हैं। अगर मैं गांव से बेटर हूं देन आई एम हैविंग अ सुपर प्रॉफिट। अगर मेरा खुद का प्रॉफिट गांव के प्रॉफिट से कम है तो मेरा सुपर प्रॉफिट नहीं है। तो आंसर नेगेटिव आया, नो सुपर प्रॉफिट। पॉजिटिव आया तो ही सुपर प्रॉफिट है, उसकी गुडविल निकलेगी। दूसरा एक कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट को रहता है कि सर इन सब मेथड में आंसर अलग क्यों आ रहे हैं। ऑब्वियसली हर मेथड का आंसर अलग रहेगा, इस कंफ्यूजन में मत रहना कि सारी की सारी मेथड में एक ही आंसर रहेगा। एवरेज प्रॉफिट से अलग में आंसर आएगा, सुपर प्रॉफिट से अलग आएगा, और जो तीसरी मेथड करेंगे कैपिटलाइजेशन उससे और अलग आंसर आएगा। क्लियर है? सो वी मूव ऑन टू द थर्ड मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल। तो उसके लिए थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए, इसलिए ये वाला पार्ट मैं यहां से हटा दूं। सो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन थर्ड मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड में पहले अपनी फॉर्मूला है नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो कि हमारे क्वेश्चन में हमने अज्यूम कितनी की है 10 लाख रुपीस। क्लियर है? नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड, तो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड की फॉर्मूला है सो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। पहले मैं इस फॉर्मूला की जगह उसका लॉजिक बता दो, आपके लिए इजी हो जाएगा। सो हमारे क्वेश्चन में दिया है इफ आई एम अर्निंग 10 रुपीज दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। मैं अगर 10 रुपए कमा रहा हूं तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? व्हाट इज माई कैपिटल एम्प्लॉयड? 100 रुपीज। सो मैं एक्चुअल में अपने क्वेश्चन के हिसाब से कमा कितना रहा हूं? 1,29,000। व्हाट शुड बी माई कैपिटल एम्प्लॉयड? तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 129 इंटू 100 डिवाइड बाई 10। इसको मैंने फॉर्मूला बना दिया एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो इसका आंसर आएगा 12,90,000। सो 12,90,000 है, वो मेरी हो गई नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 lakhs। सो माइनस करूंगा तो आएगा 2,90,000 इज माई गुडविल। क्लियर है? श्योर? सो मैंने एक ही सम किया है जिसके अंदर एवरेज पॉइंट के साथ करेक्टेड प्रॉफिट के सारे मैंने एडजस्टमेंट कवर कर लिए हैं, और इसी सम में अलग अलग एग्जांपल लेके तीनों टाइप की वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मैंने समझा दिया है।